तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना डीसी मशीन का रिवीजन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डीसी मशीन में आपका कंस्ट्रक्शन को हमने देखा था, रिवीजन किया था शॉर्ट में। आज हम लोग क्या करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसी के आगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे क्या होगा, कोई भी आपका अगर जब क्लास चलेगा तो वो क्लास आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक आपका लेआउट बना देते हैं, एक ओवरव्यू दे देते हैं कि हमको क्या पढ़ना है आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो डीसी मशीन होती है आपकी, पहली चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक कल हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन को, डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक होगा क्या, जो डीसी मशीन होती है, इस डीसी मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे आपका ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की। अगर बात करते हैं डीसी मशीन की, तो इक्विवेलेंट सर्किट जब आप जानते हैं डीसी मशीन में, तो बेसिकली क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो जब भी अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी डीसी मशीन में, कोई भी डीसी मशीन जब होती है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, एक हम लोग बना देते हैं आर्मेचर। क्या बनाते हैं, एक आर्मेचर होता है, और इस आर्मेचर के हेल्प से ही हम लोग क्या बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट। ये क्या शो करता है, आपका आर्मेचर है, ठीक है, ये क्या है, आर्मेचर को शो करता है। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे आपका डीसी मशीन होगा वहाँ आर्मेचर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बात करें इसके इक्विवेलेंट सर्किट की। अगर आर्मेचर की जगह हमको अगर सर्किट बनाना है तो उस सर्किट को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि आपका जो आर्मेचर होगा उसके क्रॉस उसमें जो वोल्टेज डेवलप होगा या इंड्यूज वोल्टेज जो हम कहते हैं, वो क्या होता है, ई होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसी में डीसी मशीन की बात करें, तो अगर हम लोग इसी में जनरेटर को अगर लेते हैं, इन केस ऑफ जनरेटर, तो जनरेटर में जो इंड्यूज ईएमएफ होगा वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से। और यही अगर हम मोटर ले लेते हैं मशीन में, तो ये आपका डेवलप होगा इंड्यूज ईएमएफ ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ इतनी आपको पता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट की। तो इक्विवेलेंट सर्किट भी किसी भी मशीन का आप कैसे बनाएंगे, किसी भी डीसी मशीन का, तो इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट देखिए क्या होगा। जैसे हम बनाते हैं एक आर्मेचर की जगह पे क्या होगा, आपका एक वोल्टेज लगाएंगे। तो एक हमने लगा दिया वोल्टेज सोर्स, यानी कि वोल्टेज सोर्स जो होता है वो ई हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को हमने शो कर लिया, ये क्या है, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस। और एक चीज़ और होती है आपकी, इसमें आप ब्रश कांटेक्ट का भी यूज करते हैं। ब्रश कांटेक्ट वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, तो ब्रश कांटेक्ट को भी आप शो कर सकते हैं। बेसिकली ब्रश कांटेक्ट जो ड्रॉप होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम केवल इतना बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्या होगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट होता है। ये पोलरिटी प्लस है, ये है माइनस, ठीक है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो ये तो हम बात करते हैं किसी भी डीसी मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब आप पढ़े होंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट में आपने अलग अलग मशीन की अगर बात करें, जैसे सपोज करिए यही अगर आपकी बात करें मशीन में अगर जनरेटर होता है, तो जनरेटर के केस में आप क्या करोगे, इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ से आर्मेचर करंट निकलेगी और ये इस तरीके से आर्मेचर करंट फ्लो होगी। जबकि यही आपका क्या अगर कर दिया जाए कि आपका मोटर है, तो मोटर में आप जानते हैं सप्लाई दोगे,
तो सप्लाई देने पे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन शो होगी। तो ये करंट कैसे फ्लो होगी, मोटर के अंदर, यानी कि आर्मेचर में जाएगी करंट। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, जनरेटर और मोटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे आपका डिसाइड किया जाता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, आपकी जनरेटर और मोटर की। अब ये तो आपको पता होगा कि जनरेटर किसको बोलते हैं और मोटर किसको बोलते हैं। तो जनरेटर आप समझिए क्या होता है कि जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जबकि मोटर की अगर बात करें तो ये जस्ट रिवर्स कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किस में कन्वर्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो वो मशीन आपकी क्या कहलाएगी, जनरेटर और मोटर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका, ये तो आपको सबको पता होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डीसी मशीन होती है उस डीसी मशीन में आपके कितने टाइप के मशीन्स होती हैं। ठीक है, कितने टाइप की डीसी मशीन होती है, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर डीसी मशीन की हम जब बात करते हैं, जब भी डीसी मशीन की अगर टाइप्स की बात करते हैं, क्या टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, तो डीसी मशीन के अगर टाइप्स की हम लोग बात करें तो डीसी मशीन की जो टाइप्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, उसके एक्साइटेशन के बेसिस पे हम इसको क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। तो क्या होता है, एक्साइटेशन बेसिस पे, एक्साइटेशन के बेसिस पे क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अब देखिए एक्साइटेशन की अगर बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक्साइटेशन क्या होता है। तो एक्साइटेशन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। एक्साइटेशन क्या होता है बेसिकली, तो हमेशा याद रखना एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि जब फील्ड कोयल में या हम कह सकते हैं जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग में जब आप जब आप करंट फ्लो करेंगे, जब फील्ड करंट में आर्मेचर करंट फ्लो होगी तो करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फ्लक्स का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। अब ये फ्लक्स जो होता है वो फील्ड वाइंडिंग में होगा, तो इस फ्लक्स को हम नाम दे देते हैं मेन फ्लक्स। क्या नाम देते हैं, मेन फ्लक्स। तो हमेशा याद रखना कि जो मेन फ्लक्स होता है वही आपका क्या कहलाता है, एक्साइटेशन कहलाता है। यानी कि जब हम करंट वाइंडिंग में फ्लो करते हैं तो हमारा एक मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और ये मेन फ्लक्स क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज कर देता है, एनर्जाइज्ड करता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। हमेशा याद रखना एक्साइटेशन किसको बोलते हैं, जब करंट फ्लो करते हैं वाइंडिंग में तो हमारा फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स के उत्पन्न होने की ये सारी प्रोसेस ही क्या कहलाती है, एक्साइटेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर ली एक्साइटेशन की। तो एक्साइटेशन में आप दिमाग में आ रहा हो कि एक्साइटेशन कितने टाइप के होते हैं, तो एक्साइटेशन भी हमेशा याद रखना, एक्साइटेशन आपके जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेपरेटली एक्साइटेशन और दूसरा जो होता है वो सेल्फ एक्साइटेशन होता है, सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेल्फ एक्साइटेशन और सेपरेटली एक्साइटेशन क्या होता है, तो सेपरेटली एक्साइटेशन का मतलब होता है कि अगर आप डीसी सोर्स से अलग, अगर उसकी कोई भी मशीन है, कोई भी मोटर है, उसकी वाइंडिंग्स को, उसकी फील्ड वाइंडिंग को अगर हम किसी डीसी सोर्स से, एक्सटर्नल डीसी सोर्स से उसको हम लोग एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, उसको एनर्जाइज करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो आपका कहलाता है सेपरेटली। यानी कि हमने क्या किया, एक सेपरेट सोर्स लगा करके उसकी फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज कर दिया, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड या सेपरेटली एक्साइटेशन। अब बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेल्फ एक्साइटेशन में मतलब क्या होता है कि जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है मशीन की, तो फील्ड वाइंडिंग बेसिकली वो अपने खुद के करंट से फ्लो, अपने खुद के करंट से क्या होती है, फ्लक्स का प्रोडक्शन करती है खुद के, यानी कि इट सेल्फ, जैसे इसमें लिखा है सेल्फ,
तो खुद के सेल्फ से ही फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है, वो आपका कहलाता है सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सेल्फ एक्साइटेशन हो गया। तो इसी के बेसिस पे आप क्या होती है, जो भी आपकी डीसी मशीन्स होती हैं वो उसके एक्साइटेशन के बेसिस पे ही उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो अगर एक्साइटेशन के बेसिस पे हम लोग देखें तो क्या होगा, हम लोग टाइप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। तो टाइप्स ऑफ डीसी मशीन जो होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन एक्साइटेशन के बेसिस पे होता है। अब एक्साइटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा, एक होता है आपका क्या, सेपरेटली एक्साइटेशन, और दूसरा जो हमने पढ़ा वो होता है सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेपरेटली एक्साइटेशन यानी कि आपने अलग से सोर्स लगा दिया। अब इसको हम लोग कैसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हमने क्या किया, कोई मशीन है आपकी डीसी मशीन मान लिया ये, और ये डीसी मशीन है, और इसकी क्या करते हैं, यहाँ से एक सोर्स लगा दिया बाहर से, सिर्फ इसकी फील्ड वाइंडिंग को यहाँ से कनेक्ट कर दिया एक डीसी सोर्स से। ये क्या है, डीसी सोर्स। इस तरीके से ये क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन हो गई। ठीक है, अगर मोटर की बात करें तो मोटर होगा तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये होगी, अगर जनरेटर होगा तो उसकी करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेशन। तो इसी बेसिस पे हमारा जो मशीन डिसाइड किया जाता है वो एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है या डीसी मोटर होता है। ठीक है, अब सेल्फ की अगर बात करें तो सेल्फ बेसिकली आपका 3 टाइप का मशीन्स आता है। इसमें कौन कौन सा होता है, पहला जो होता है वो क्या मान लेते हैं शंट, और दूसरा जो होता है वो सीरीज, और थर्ड जो होता है वो कंपाउंड होता है, कंपाउंड मशीन हो गया। अब शंट मशीन की अगर बात करें तो शंट मशीन किसको बोलते हैं, सीरीज मशीन किसको बोलते हैं, और कंपाउंड मशीन किसको बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डालेंगे शंट मशीन। क्या है, शंट मशीन की अगर हम लोग बात करें शंट मशीन की, तो शंट मशीन में देखिए आप क्या होता है, शंट मशीन आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, तो शंट मशीन आप क्या बोलेंगे कि वह मशीन क्या जिसमें क्या होता है कि जो फील्ड कोइल्स होती है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, यानी कि जो फील्ड कोइल होती है या जो आर्मेचर कोइल जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है, तो उस मशीन को हम लोग क्या बोल देते हैं, शंट मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए तो फील्ड कोइल क्या होती है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट होती है विद आर्मेचर, किसके, आर्मेचर के। तो ये क्या हो जाएगी, शंट मशीन हो जाएगी। अब शंट मशीन में हमने देखा कि शंट मशीन जो आपकी बनाई जाती है बेसिकली जो इसमें शंट मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो फील्ड वाइंडिंग में आपकी नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं। नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न लार्ज होते हैं, किसमें, इन शंट मशीन में। तो जब नंबर ऑफ लार्ज टर्न होंगे तो लार्ज टर्न होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें स्मॉल करंट फ्लो होती है, यानी कि कम करंट फ्लो होगी उसके फील्ड वाइंडिंग में। तो कम फील्ड करंट जब फ्लो होगी उसकी फील्ड वाइंडिंग में तो उस केस में फ्लक्स भी कैसा होगा, फ्लक्स क्या होगा, वो भी कम इंड्यूज होगा, यानी कि फ्लक्स जो होता है वो लगभग स्मॉल होगा। और स्मॉल होने के कारण ही इसको क्या हम बोल देते हैं, इसमें जो डीसी मशीन में फ्लक्स होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है। लगभग कैसा होता है, कांस्टेंट फ्लक्स होता है। अगर लोड आप चेंज करते हैं नो लोड से लेकर के फुल स्पीड फुल लोड तक तो उसके फ्लक्स में जो है बहुत चेंज कम आता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि कांस्टेंट फ्लक्स होता है शंट मशीन के केस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका हम लोग बनाएंगे कैसे,
जैसे इसकी सर्किट की बात करें तो आप जानते हैं कि एक तो आप फील्ड वाइंडिंग को बना लोगे और फील्ड वाइंडिंग को क्या किया हमने, आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, एक आर्मेचर है और ये आपका बन गया इसका सर्किट। ठीक है, अब इस सर्किट का अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के केस में आपका क्या हो जाएगा, जनरेटर के केस में आपका ये होगा आर्मेचर करंट जो बाहर साइड होगी, निकलेगी यहाँ से आर्मेचर से, और जो करंट आपकी यहाँ से फ्लो होगी वो क्या होगी, ISH। क्यों, क्योंकि शंट वाइंडिंग है, ये शंट रेजिस्टेंस है और इसमें जो शंट वाइंडिंग में होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कोइल। यही फील्ड कोइल होती है या फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, और ये क्या है, आपकी टर्मिनल वोल्टेज है। यहाँ से हम मान लेते हैं ये क्या है, कोई टर्मिनल वोल्टेज है, इसके अक्रॉस बी टर्मिनल। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। यही अगर मोटर की बात करें तो मोटर के केस में क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, तो यहाँ से ये करंट अंदर जाएगा, ये मोटर के केस में। ठीक है, जनरेटर के केस में आपका ये हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका शंट मशीन। अब शंट मशीन में आपने देखा कि इक्विवेलेंट सर्किट की अगर बात करें तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम लोग इस तरीके से बना देंगे, इसको बना दिया। उसके बाद आर्मेचर की जगह हमने आपको बताया कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे। आर्मेचर की जगह क्या करेंगे, एक EMF लगा देंगे और एक EMF लगाने के बाद एक क्या बना देंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस लगा देंगे उसके सीरीज में EMF के। ये क्या होगा E और ये क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसकी पोलरिटी प्लस इसकी माइनस। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ से अगर जनरेटर की बात की जाए तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मोटर की बात की जाए तो मोटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये तो आप शंट मशीन में केवल कितनी बात याद रखेंगे, शंट मशीन में बात याद रखेंगे कि इसकी फील्ड वाइंडिंग जो होती है या फील्ड कोइल जो होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है, और इस फील्ड वाइंडिंग में जो इसकी वाइंडिंग्स होती हैं ये नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने के कारण इसमें जो करंट फ्लो होती है ISH ये स्मॉल होती है, और स्मॉल करंट फ्लो होने की वजह से जो फ्लक्स इसमें इंड्यूज होगा वो भी कम होगा, और कम होने के कारण जब लोड आप नो लोड से फुल लोड चेंज करेंगे तो उसके जो फ्लक्स में जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, इसीलिए जब कम वेरिएशन होता है इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो फ्लक्स होता है इसमें शंट मशीन में ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप क्या याद रखेंगे, शंट मशीन में आप इतनी बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज मशीन की, तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो सीरीज मशीन की अगर बात करें, सीरीज मशीन, तो सीरीज मशीन में आप जानते हैं कि जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर बनाएंगे, आर्मेचर बना लिया, और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, वो इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में ये कनेक्ट है कि नहीं, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा इसके क्रॉस B, हमने एज्यूम कर लिया VT, और ये क्या हो जाएगा RSE यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, आर्मेचर की जगह पे क्या बनाएंगे, एक EMF बना देंगे और उसके अक्रॉस उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस बना देंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके सीरीज में आपका ये फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज रेजिस्टेंस RSE, और यहाँ पे इस तरीके से इसका टर्मिनल वोल्टेज हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस माइनस। ठीक है, अब ये अगर मशीन आपकी सपोज करिए जनरेटर है, तो जनरेटर के केस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस आर्मेचर से निकलेगी करंट, आर्मेचर करंट, और यहाँ पे करंट फ्लो होगी। ठीक है, अगर अब इस केस में देखिए जो आर्मेचर करंट है वो ISE की बराबर है, और हम कह सकते हैं IL के बराबर भी है कि नहीं। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें इसमें कि इसका जो नंबर ऑफ टर्न होती हैं, इसमें जो क्या है, ये जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं, नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं इसमें, कम होते हैं, सॉरी हाँ, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न कम होंगे
तो उस केस में क्या होगी, इसमें जो वायर होगा इसका वो थिक वायर का वाइंडिंग बनाया जाता है सीरीज में। तो थिक वायर का मतलब क्या है, मोटे तार का होता है, ठीक है, मोटे तार का। तो मोटे तार का जो होगा तो उसमें क्या होगी, करंट आपकी क्या होती है, लार्ज करंट फ्लो होगी। कैसी होगी, लार्ज करंट फ्लो होती है। तो लार्ज करंट फ्लो होने के कारण ही क्या होता है, हमारा जो फ्लक्स इंड्यूज होगा इसमें वो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लार्ज करंट होगी और जो भी करंट फ्लो होगी वो आर्मेचर करंट या IL जो होगी वो इक्वल होगी। यानी कि जितनी आर्मेचर करंट आप फ्लो करोगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्लक्स भी उसी के साथ में इंड्यूज होगी इसके फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आर्मेचर करंट होता है सीरीज मशीन के केस में वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई के, यानी कि फ्लक्स के, फाई सीरीज के, और प्रोपोर्शनल होता है फाई AC के, क्योंकि सीरीज करंट और आर्मेचर करंट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग क्या करें, इसका अगर KVL इक्वेशन लिखना चाहें तो KVL इक्वेशन कैसे होगी, तो जब यहाँ पे आप KVL इक्वेशन लगाएंगे तो KVL इक्वेशन में देखिए जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर के केस में क्या हो जाएगी, तो जनरेटर के केस में जब आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, EG इक्वल्स टू B प्लस IA RA प्लस ये क्या हो जाएगा IARSE, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए। जब आप KVL इसमें लगाएंगे तो इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। अगर हम लोग क्या करें, इसमें IL की जगह पे IA की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, IAC भी लिख सकते हैं। तो EG इक्वल्स टू हम लोग इसको ऐसे B प्लस IARA प्लस यहाँ पे हम लोग अगर रखना चाहें तो IAC RAC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज मशीन की हो गई बात। अब इसमें अगर ये जनरेटर हो गया, मोटर की अगर बात करें तो मोटर के केस में क्या हो जाएगा, मोटर के केस में आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा V, या आप इसी को लिखना चाहें तो EG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V माइनस IARA माइनस IARAC, ये क्या हो जाएगी आपकी मोटर की हो जाएगी, ठीक है। यहीं से अगर मोटर की देखना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों जगह पे, ठीक है। तो ये मोटर का केस आ गया। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी आपकी सीरीज मशीन होती है उसमें अगर KVL इक्वेशन लगा सकते हैं, KCL इक्वेशन लगा सकते हैं, तो उस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से KCL से हमने क्या निकाला है, करंट इक्वेशन निकाली, और ये KVL से हमने क्या निकाला, वोल्टेज इक्वेशन निकाली, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें कितना याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम से याद रखने के बाद आपका इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, आप KCL इक्वेशन लिखेंगे उसकी, ठीक है। KCL इक्वेशन लिखने के बाद उसकी KVL इक्वेशन लिखेंगे। KVL इक्वेशन लिखने के बाद आप जानते हैं कि जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो नंबर ऑफ टर्न, यानी कि टर्न की जो संख्या होती है वो कम होती है, और जो टर्न बनाए जाते हैं वो एक मोटे तार के बनाए जाते हैं, थिक वायर का होता है। थिक वायर का होने के कारण आप जानते हैं करंट ज़्यादा फ्लो होगी, क्योंकि थिक वायर का मतलब क्या है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगी तो वहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहाँ पे, और रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी तो वहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगी, है ना। ये रिलेशन आपको पता है, रार के जो रो L/A, एरिया क्या है, आपकी एरिया ज़्यादा है तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि लार्ज करंट इसीलिए इसमें फ्लो होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने बात कर ली किसके, DC सीरीज मशीन की। DC सीरीज मशीन की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कंपाउंड मशीन की, तो कंपाउंड मशीन की बात करें, कंपाउंड मशीन, तो बेसिकली जो कंपाउंड मशीन होती है उसमें क्या होती हैं आपकी, बोथ क्या होती हैं, सीरीज वाइंडिंग प्लस शंट वाइंडिंग दोनों होती हैं, ठीक है। अब उसका जो कनेक्शन होता है सीरीज और फील्ड वाइंडिंग का, वो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन हम लोग करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा मोटर या कौन सा मशीन बनेगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें कंपाउंड मशीन में आपके दो टाइप की मशीन्स होती हैं। एक क्या होती है, लॉन्ग शंट मशीन, दूसरी क्या होती है,
शॉर्ट शंट मशीन। तो लॉन्ग शंट की अगर बात करते हैं तो इसकी अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, तो लॉन्ग शंट के केस में आप जानते हैं कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी, जैसे ये फील्ड वाइंडिंग हमने बना दी और ये फील्ड वाइंडिंग जो है आपकी क्या होगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये आपकी सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग, ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और इसके सीरीज में आपका क्या होगा, आर्मेचर होगा, आर्मेचर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आर्मेचर होगा। तो यहाँ से आपका जो मशीन बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, वो बनेगा आपका लॉन्ग शंट मशीन, ठीक है। ये क्या होगा, RSH, ये क्या होगा, RSE, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली इसके लॉन्ग शंट मशीन की। तो हमेशा लॉन्ग शंट मशीन में आप याद रखेंगे क्या होता है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन प्लस आर्मेचर का दोनों का कॉम्बिनेशन जो पैरेलल होता है वो शंट मशीन के शंट वाइंडिंग के पैरेलल होता है, ठीक है। अगर इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे, शंट वाइंडिंग को उसी तरीके से बनाओ, RSH, और यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग RSE, और इसके बाद आप जानते हैं कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक EMF निकाल दो, एक EMF लगाने के बाद एक आर्मेचर रेजिस्टेंस लगा देंगे RA, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, E है ये, और ये यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिया V, ठीक है। अब ये आपका बन गया इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा आपका, किसका बन गया, लॉन्ग शंट मशीन का। अब यहीं पे अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के केस में आपका क्या हो जाएगा, जनरेटर के केस में आपका क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी, बाहर साइड होगी करंट की डायरेक्शन। और जबकि आप बात करते हैं उसकी मशीन की, मोटर की, तो मोटर के केस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अंदर साइड होगी, ठीक है। तो ये तो इक्विवेलेंट सर्किट हो गया किसका, लॉन्ग शंट का। शॉर्ट शंट की अगर बात करें तो शॉर्ट शंट में क्या हो जाएगा, जो फील्ड वाइंडिंग होगी, ठीक है, वो आर्मेचर के पैरेलल में होगी, आर्मेचर के पैरेलल में होगी, ठीक है। और जो आपकी वाइंडिंग होगी सीरीज वाइंडिंग, वो आपकी कैसी होगी, इस तरीके से RSE, और यहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, RSH, ये हो जाएगा RSE। अब अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो इक्विवेलेंट सर्किट, ये वाइंडिंग ऐसे ही रखो, वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को, और इसकी आर्मेचर की जगह पे क्या करोगे, एक EMF बना दोगे, एक रेजिस्टेंस बना दोगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, तो ये क्या हो जाएगा E, और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग जो आपकी दी गई है वो डायरेक्ट ऐसे ही बना दोगे RSE, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये B टर्मिनल वोल्टेज। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। किसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया आपका शॉर्ट शंट का, ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन का बन गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें शॉर्ट शंट और इसके लॉन्ग शंट में, तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में आपका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक होता है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड, एक होता है डिफरेंशियली कंपाउंड, ठीक है। तो डिप्लोमा लेवल में बेसिकली आप क्या होता है, दो ही टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, लॉन्ग और शंट। क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होता है, फ्लक्स आपका ऐड हो जाता है, दोनों इस तरीके से आपका डिज़ाइन किया जाता है। जबकि डिफरेंशियली कंपाउंड में क्या होता है, जो सीरीज फ्लक्स होता है और शंट फ्लक्स होता है वो अपोजिशन में होता है, यानी कि उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हमारा डिसाइड किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद इसका अगर हम लोग KVL इक्वेशन लिखना चाहें तो KVL इक्वेशन कैसे होगी, पहले शॉर्ट शंट का लिख लेते हैं, शॉर्ट
शंट कंपाउंड मशीन। शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन का हमने देखा कि डायग्राम क्या बनेगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वाइंडिंग होगी, एक ईएमएफ होगा, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा आर ए, ये क्या होगा ई होगा, प्लस माइनस यहाँ से क्या होगा आर एस ई होगा, और यहाँ पे ये वाइंडिंग होगी वी। ठीक है, मान लिया। अब देखिए यहाँ से केबल जब लगाएंगे, सपोज करिए हमारा जनरेटर है, तो जनरेटर के केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन आई एस एच यहाँ पर जाएगी, यहाँ पे क्या होगी आई एस ई। तो यहाँ से अगर केवीएल लगाना चाहोगे, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इस तरीके से हम जाएंगे, तो केवीएल क्या हो जाएगी बताओ, केवीएल क्या होगी, रेजिस्टेंस ये वाला, देखिए इसमें करंट कितनी जा रही है आई एस ई इंटू आर एस ई, और ये पोलरिटी प्लस माइनस है, तो प्लस वाले टर्मिनल पे एंटर कर रही है आपकी करंट की डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी, और यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन देखिए ये क्या हो जाएगी माइनस के टर्मिनल से करेगी, तो ये यहाँ पे लिखिए आई ए आर ए, और माइनस टर्मिनल पे एंटर कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के ई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या निकल के आएगा, तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें, ये हमने जनरेटर माना है, तो जनरेटर के केस में देखिए ईएमएफ की इक्वेशन क्या आएगी, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ईएमएफ की इक्वेशन हो जाएगी। आ गया समझ में? तो ये तो हमारी ईएमएफ की इक्वेशन आ गई। अगर हम लोग इसमें केसीएल इक्वेशन लगाएं, तो केसीएल इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये नोड है, इस नोड पे अगर आपने देखा कि करंट कितनी है, एक करंट ये है, एक करंट ये है, तो केसीएल क्या कहता है, जितनी भी इनकमिंग करंट होती हैं वो इक्वल होती हैं किसके, आउटगोइंग करंट के। तो देखिए इस नोड पे आपकी कितनी इनकमिंग करंट है, कितनी करंट इसकी तरफ जा रही हैं, तो आई ए और ये, तो यानी कि हम कह सकते हैं आई ए इक्वल्स है प्लस आउटगोइंग करंट कितनी है आई एस एच प्लस आई एस ई, यही है ना। तो ये करंट आपको देखो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से देखिए आई ए इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई, ये केसीएल से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए तो ये केसीएल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपना शॉर्ट शंट मशीन की। तो शॉर्ट शंट मशीन में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट शंट मशीन, तो शॉर्ट शंट मशीन की बात करें तो इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए क्या करते हैं, आर्मेचर बनाएंगे पहले, आर्मेचर बनाने के बाद इसमें क्या करें, इसके शंट में एक फील्ड वाइंडिंग बना देंगे, ये क्या है फील्ड वाइंडिंग है, और इसके सीरीज में क्या हो जाएगा आपका एक सीरीज वाइंडिंग होगी। ये कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, और इस सीरीज वाइंडिंग के एक क्रॉस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है टर्मिनल वोल्टेज बी है, तो ये आपका सर्किट क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, अरे सॉरी, ये हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन का इक्विवेलेंट। इसका की जगह पे हमने क्या बनाया, एक ईएमएफ बना दिया, ई हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा आर्मेचर, यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वी प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन की अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो ये बन गया। इसमें अगर केवीएल इक्वेशन लगाएंगे हम, ठीक है, अगर सपोज करिए आपका मोटर है, ठीक है, तो मोटर केस में ये करंट की डायरेक्शन होगी, और अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर के केस में आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो सपोज करिए हम जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे ये हमने बना दिया फील्ड वाइंडिंग, और इस फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर की जगह पे एक ईएमएफ लगा दिया, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, और इसको हमने इस तरीके से बना दिया। ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस प्लस माइनस। अब आपको इसमें केवीएल इक्वेशन लगानी है, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा आर एस ई। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, केवीएल इक्वेशन जब लगाओगे
सपोज करिए हमारा जनरेटर ये है आई ए। जब केवीएल इक्वेशन लगाएंगे तो केवीएल इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से केवीएल इक्वेशन लगाओगे इस लूप में तो देखिए वोल्टेज इक्वेशन क्या आ जाएगी, केवीएल अप्लाई करिए, देखिए वोल्टेज करंट की डायरेक्शन प्लस से एंटर कर रही है, प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। इसके बाद ये करंट क्या है, माइनस प्लस माइनस है, माइनस एंटर कर रही है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ई, ठीक है, माइनस ई। और यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस प्लस के आर ए, सॉरी यहाँ पे करंट कितनी है, आर ए सी, आई ए सी इंटू आर एस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप केवीएल लगाने पे तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस ई और आर ई, यही होगा। अब देखिए आप जानते हैं कि जो आई एस ई है ये क्या है, आई एस सी, ये आई एस ई आई एल के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यही करंट आपकी इधर जा रही है। तो ये क्या है, आई एल। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो आई एल आई एस ई इक्वल्स टू क्या होगी, आई एल के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकेंगे बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस सी की जगह पे आई एल हो जाएगा इंटू आर एस सी, ठीक है। तो यहाँ से ये केवीएल इक्वेशन आपकी निकल के आएगी, किसकी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम लोग सपोज करिए इसमें क्या नोटेशन होता है कि अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, आर एस एच की वैल्यू निकालना चाहें तो आर एस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके क्रॉस पूरा वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज पैरेलल में है ये सर्किट, तो पैरेलल में आपका वोल्टेज कितना दिया है, वी। तो यहाँ से बी अपॉन आर एस एच, यहाँ से क्या आप निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा आई एस एच की वैल्यू निकाल लेंगे। आर एस एच की वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आर एस एच की वैल्यू निकालेंगे तो बी अपॉन आई एस एच हो जाएगा यहाँ से। तो कोई भी फार्मूला जब आपको पूछा जाता है तो आप एक जनरल फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है, उस फार्मूले से ही हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो केवीएल इक्वेशन लगा करके सारे फार्मूले को आपको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात तो हमने बात कर ली थी किसकी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन की। सीरीज लॉन्ग शंट की हमने बात कर ली है। अब अगर हम लोग बात करते हैं जो ईएमएफ इक्वेशन होती है मशीन की, तो ईएमएफ इक्वेशन की अगर बात करें, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। तो ईएमएफ इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हमेशा याद रखना, ये जानते हैं कि फैराडे लॉ क्या बताता है कि जब भी कोई आपकी कोयल क्या करती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसमें क्या है, ईएमएफ डेवलप होता है, ईएमएफ चेंज होता है। तो ईएमएफ चेंज होने की वजह से क्या होता है, आपका एक वोल्टेज इंड्यूज होता है। तो ईएमएफ क्या है, देखिए डी फाई अपॉन डी टी यही होता है, माइनस के एन क्या है, माइनस के इंडिकेट करता है आपका लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ को यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये लेंज लॉ को शो करता है। लेंज लॉ क्या होता है, यानी कि जिसके इफेक्ट से आपका ये ईएमएफ डेवलप हुआ है, जिस फ्लक्स के, उसी को ये क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लेंज लॉ होता है। तो आप इतना समझिए। अब केवीएल इक्वेशन, अब ईएमएफ इक्वेशन आपको निकालनी है इसकी। तो ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकालेंगे किसी भी डीसी मशीन की, तो आप जानते हैं कि जब आर्मेचर रोटेट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होता है कोयल में, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो होता है, वो जो वोल्टेज आपका जनरेटर डेवलप होता है, वो कौन सा वोल्टेज कहलाता है, जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है, ईजी जिसको हम बोलते हैं, ईजी, ठीक है। मोटर के केस में यही बोल दिया जाता है, ईवी, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब अगर हम डेरिवेशन की बात करें इसके, तो डेरिवेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा, तो भाई फैराडे लॉ, जैसे कि हम फैराडे लॉ से जानते हैं कि आपका क्या होता है, अगर रोटर या कोयल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है या रोटेट कर रही है तो उस केस में एक ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। तो ईएमएफ डेवलप होगा, वो कितना डेवलप होगा वो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एफ मान लेते, फाई एज्यूम करते हैं कि फाई क्या है, आपका एक फ्लक्स है पर पोल, हर पोल के क्रॉस कितना फ्लक्स है, फाई। पी एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि टोटल नंबर ऑफ पोल कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोल, पी पोल की मशीन है कोई। जेड एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। एन क्या है, एन कोई स्पीड मान लेते हैं, स्पीड मशीन की है, जो आर्मेचर रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड,
स्पीड है किसकी, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर की, ठीक है, ये हो गया। और ए है कोई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एजम्पशंस कर लिया कि ये सारी क्वांटिटी हमने एजम्पशन कर लिया इनका। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका फ्लक्स जनरेट होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है, वो कैसे जनरेट होता है, तो हमेशा आप जानते हैं भाई फैराडे लॉ क्या बताता है। ये इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने बताया कि जब कोई भी कोइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो देखिए हमेशा आगे कैसे लिखेंगे इसको, जनरेटेड वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज आपका जनरेट होगा, जनरेटेड वोल्टेज पर कंडक्टर, हर कंडक्टर में आपका जो होगा वो क्या होगा, ये फ्लक्स जो कट करेगा, फ्लक्स जो कट करता है पर रेवोल्यूशन में, फ्लक्स कट करेगा पर रेवोल्यूशन में, यानी कि एक चक्कर में सपोज करिए, अपॉन क्या होता है कि टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में कितना समय लगता है, एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगता है। तो जनरेटेड वोल्टेज आपका ईएमएफ ऐसे ही होता है, डी फाई अपॉन डी टी। डी टी क्या है, टाइम टेकन, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स कट करेगा, कितना कट कर रहा है, तो इसी हिसाब से आपका ये जनरेटेड वोल्टेज डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, फ्लक्स सपोज करिए हमारा फ्लक्स क्या है, पी पोल की मशीन है और फ्लक्स कट कितना करेगा, पी है, तो पी टाइम्स हो जाएगा फ्लक्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पी फाई अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जब आप जानते हैं क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन में जो समय लगता है, हमने एजम्पशंस कर लिया कि एजम्पशंस क्या किया कि एन स्पीड है, जो एन हमने एजम्पशंस यहाँ पे क्या किया था, स्पीड है वो रेवोल्यूशन पर मिनट है, क्या है ये, रेवोल्यूशन पर मिनट, सॉरी पर सेकंड है, क्या है, पर सेकंड है। तो एक सेकंड में इतनी स्पीड है, तो यहाँ पे देखा जाए कि 1 रेवोल्यूशन में कितनी स्पीड होगी, तो 1/n होगी कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन क्या रख सकते हैं, 1/n, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, E = P/n, ये निकलेगा कि नहीं। तो ये तो हो गया। अब ये स्पीड जो आपकी दी गई है, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में दी गई है, लेकिन हमको मिनट में लाना है, तो ये क्या हो, n = n/60 लिख सकते हैं इसको कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, n/60 लिख सकते हैं। तो E = P/n/60, ये हो गया ईएमएफ। लेकिन अब आप जानते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं आर्मेचर में, जो कंडक्टर्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, है ना। तो हर पैरेलल पाथ के बीच अगर कंडक्टर देखा जाए तो क्या होता है, Z/A हम लिख सकते हैं, ठीक है। Z नंबर ऑफ कंडक्टर है। हर पैरेलल पाथ की बात करें तो ईच पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर क्या होंगे, तो Z/A। तो कितने नंबर ऑफ Z/A होंगे, तो इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई जब इसमें कर देंगे तो हमारा टोटल ईएमएफ निकल के आ जाएगा। तो देखिए टोटल ईएमएफ कितना निकलेगा, P/n/60 × Z/A, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से N/P/Z/60A, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ईएमएफ इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि ये जनरेटेड वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, हमने आपको शॉर्ट में बताया है, आप देखिएगा हमने आपको सिलेबस कराया है तो उसमें डिटेल में बताया है। बस आपका ये क्या है, एक रिवीजन कोर्स है, तो रिवीजन के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको आपको रिवाइज करा दिया है। तो एक बार समझेंगे दोबारा, फिर इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि फैराडे लॉ क्या बताता है कि ईएमएफ कब डेवलप होता है, d∅/dt से, यानी कि फ्लक्स जो होगा वो कितना टाइम लेगा, यानी कि फ्लक्स कट करेगा, ये कट करता है, ये टाइम टेकन इन रेवोल्यूशन। जब आपका रोटर आर्मेचर घूमेगा तो एक रेवोल्यूशन में कितना समय लगेगा, तो एक रेवोल्यूशन में हमने एज्यूम कर लिया 1/n, और फ्लक्स हमने कट किया, तो मानिए पी पोल की मशीन है तो p टाइम्स फ्लक्स कट कर देगा,
ठीक है। तो P/1/n इतना याद रखना है, ये n ऊपर पहुंच जाएगा, P/n ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये EMF यहाँ से चल रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, अब आप जानते हैं n जो होती है, हमने स्पीड मानी है क्या, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड में अगर हम लोग इसको मिनट में लिखना चाहें तो इस स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, n/60 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कर देते हैं, n की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n की जगह पे लिख सकते हैं n/60। तो n/60 हमने लिख दिया, E = P5 n/60, ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इतना तो हमारा EMF निकल गया पर कंडक्टर के क्रॉस, ये क्या है, हर कंडक्टर के क्रॉस। लेकिन हमको पता है कि आर्मेचर में आपके बहुत सारे कंडक्टर होंगे, तो बहुत सारे कंडक्टर होंगे। मान लिया एक पैरेलल पाथ में हमारा कंडक्टर है Z, हमने मान लिया, ठीक है। तो हर पैरेलल पाथ में अगर देखना होगा तो हर पैरेलल पाथ में कितना होगा, Z/A कंडक्टर हो जाएगा। तो Z/ कंडक्टर है, टोटल आपका जो होगा EMF आर्मेचर में, वो टोटल EMF आर्मेचर में कितना हो जाएगा, P5n/60 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Z/A। बस यहाँ से हमारी EMF निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये EMF इक्वेशन हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना इसको, क्योंकि आपसे EMF इक्वेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली आपकी EMF इक्वेशन की। अब एक चीज़ और देखेंगे कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग तो हमने डिस्कस कर लिया है कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है। तो चलिए, आज फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट सेशन में देखते हैं क्या नया टॉपिक लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, DC मशीन की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, ठीक है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी उनको हम लोग देखेंगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक को। और जो नया टॉपिक होगा, स्पीड कंट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।